हेलो, जय श्री कृष्णा। वंदे मातरम। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ और मस्त हैं। और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री नामदेव स्कूल नोखा में। 4-5 दिनों से देख रहा हूँ कि काफी बच्चे काफी पैनिक कर रहे हैं। उनका कारण है कि सर स्कूलें कब से खुलेगी, हम 12th में आ चुके हैं, हमारा क्या होगा। होना भी चाहिए, हो भी क्यों ना, क्योंकि ये आपने अपने सपनों की गठरी अपने सर पे ले रखी है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, सबके अलग अलग सपने हैं। और सपने देखना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जितना अच्छा सपना होगा उतनी अच्छी मेहनत मांगेगा। और आप चाहते हो कि आगे आप चल के डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो आपके दिमाग में टेंशन है कि सर स्कूल है, अभी तक 5 महीने हो गई, लगी नहीं, क्या करें। हमारे 12th भी है और बोर्ड एग्जाम का प्रेशर एक अलग ही होता है। मैं जानता हूँ इस बात को, अच्छे से समझता हूँ आपकी टेंशन को। पर देखो, स्कूल प्रशासन भी क्या करे, उनके हाथ में कोई कुछ है भी नहीं कि जो आपकी क्लास लगाए। गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है 31 जुलाई तक, तो किसी हालात में स्कूलें नहीं लगेगी। और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस में हाँ, हमें पता है कि आपके लिए सारा कुछ नया सिस्टम है। ये स्कूल प्रशासन के लिए भी पूरा का पूरा नया सिस्टम है। इन्होंने भी आनन फानन में ये व्यवस्था की है, मोबाइल है, जो भी है, कैमरा है, जो भी करके अपनी आनन फानन में ये व्यवस्था की है। सारे टीचर भी ट्रेंड नहीं है इसके लिए, फिर भी वो अपनी एफर्ट कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। मानता हूं कि आपको ऑफलाइन में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ऑनलाइन में नहीं आता। क्योंकि लिए हमें भी यही दिक्कत आती है कि ऑनलाइन पढ़ाने से अच्छा हम मानते हैं ऑफलाइन पढ़ाना। क्योंकि लिए एक जो बातचीत होती है, जो डाउट क्लियरेंस होता है, वो ऑफलाइन में अच्छा होता है, मैं मानता हूँ। फिर भी हम प्रयत्न यही कर रहे हैं, आपके लिए प्रयासशील है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दें और अच्छे से अच्छे करवाएं। बात यह है कि सर सिलेबस कैसे होगा, सिलेबस काफी है। तो एसआरडी मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी तक की 50 दिन का वर्क डे था, वो नहीं लगा है, तो इसलिए वो कुछ सिलेबस में कटौती कर रहे हैं। अब कितना कर रहे हैं ये कोई फाइनल नहीं है, कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर को भी आउट कर सकते हैं, ये एसआरडी मिनिस्ट्री और एनसीईआरटी पे और यहाँ हमारा राजस्थान बोर्ड डिसाइड करेगा। तो इतनी परेशान होने वाली या पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। जो होगा वो सबके लिए सेम होगा, कोई स्पेशली आपके लिए नहीं होगा। जो सिलेबस कटेगा वो सबके लिए कटेगा। अब हमें भी नहीं पता कि सिलेबस कौन सा कटने वाला है, कौन सा पढ़ाए या कौन सा ना पढ़ाए। क्योंकि लिए 2 दिन पहले ये न्यूज आई है कि एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस को डिडक्शन कर रहा है, यानी कुछ कटौती कर रहा है, और राजस्थान बोर्ड भी अपने सिलेबस को कुछ काटेगा। अब कितना काटेगा, 1 चैप्टर काटेगा, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर। हिस्ट्री और उनमें तो कुछ चैप्टरों को ही हटा दिया गया है, कुछ चैप्टरों को भी हटा दिया गया। तो अब रही बात साइंस में, तो साइंस में क्या क्या कटौती हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे। और टेंशन वाली बात नहीं है, पैनिक करने की 1% भी जरूरत नहीं है। अच्छे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और स्पेशली अपना ध्यान रखो। और हमारे बीकानेर जिले में आपने देख ही रहे हो कि कैसे कोरोना के पेशेंट डेली के डेली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। कल की डेट में भी 106 आए, आज नोखा में भी 1-2 पेशेंट आ चुके हैं। तो घर पे रहो, जितनी सेफ्टी। पढ़ाई मानता हूँ जिंदगी का एक हिस्सा है जो लाइफ स्टाइल को चेंज कर देता है, पर जिंदगी भी रहनी जरूरी है, इसलिए ज्यादा पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। घर पे रहो और जो पढ़ाया है उसे पढ़ते रहो, और कंटिन्यूटी रखो, कुछ भी पढ़ो पर पढ़ते रहो। क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपसे डेली। उसका रीजन है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th और 12th और आगे आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी चैप्टर कौन से कितने करते हैं, क्या नहीं करते, वो अभी फाइनल है, इसलिए मैं ऑर्गेनिक लेके ही चलूंगा। 12th का एक बार सॉलिड वाला पार्ट वहीं स्टॉप कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक ही पढ़ाऊंगा एक बार। तो ऑर्गेनिक को पूरे पढ़ेंगे हम ढंग से, और जो भी डाउट है हम एक साथ क्लियर करेंगे। अभी तक तो मेरे हिसाब से मैंने 0 लेवल से लेके चला हूं और अच्छे लेवल तक पढ़ाऊंगा, मेरी कोशिश यही है। बाकी आप देखते जाओ। क्लियर। तो आते हम पढ़ेंगे हम जीओसी पार्ट फर्स्ट, और जीओसी में आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी मेमोरी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, लेक्चर रहेगा आईयूपीएससी। पहली बात कि आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब आई का अलग होगा, यू का अलग होगा, पी का अलग होगा, ए का अलग होगा और सी का अलग होगा। तो इनका फुल फॉर्म क्या है, तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड
केमिस्ट्री। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है। ये आईयूपीएसी क्या एक समिति है? आईयूपीएसी क्या है? समिति है, एक संस्था है। ये क्या काम करती है कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक नई तकनीक प्रदान करती है। इस तकनीक का नाम एक जिनेवा पद्धति भी बोलते हैं। इस पद्धति को क्या बोलते हैं? जिनेवा पद्धति भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जिनेवा पद्धति? क्या है तो देखते हैं कि व्युत्पन्न नाम खारिज हो गया। व्युत्पन्न नाम पद्धति के काफी सारे फेलियर थे, काफी सारे ड्रॉबैक थे। क्या क्या फेलियर थे? एक तो वो किसी नाम को व्युत्पन्न मान के अन्य नाम को, अन्य यौगिकों के नाम दिए जाते हैं। कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा जनक यौगिक हो सकते हैं, जिसके कारण वो क्या हो गया कि नाम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ज्यादा क्या हो गया, जटिल हो गया। इस जटिलता के साथ साथ सारे यौगिकों के व्युत्पन्न नाम हमारे पास थे नहीं, इसलिए वो ज्यादा पद्धति चली नहीं, वो ज्यादा पद्धति चली नहीं। फिर 1892 में जिनोवा एक जगह नाम है, जिनोवा में रसायनज्ञों ने नामकरण की अंतरराष्ट्रीय समिति बने और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक नई पद्धति को विकसित किया। कहां पे बनी ये नामकरण पद्धति? जिनेवा में बनी थी। कब? 1892 में। और कौन कौन? सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय रासायनिक थे, वो आए, केमिस्ट थे सारे के सारे। उन्होंने क्या किया? कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक नई पद्धति विकसित की। और सबसे पहले 1947 में सबसे पहली नामकरण पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। सबसे पहले कब? 1947 में सबसे पहली कौन सी? आईयूपीएसी नेमिंग की सबसे पहली आईयूपीएसी नामकरण पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। क्लियर? बड़ा सिंपल सा था, एक बार इस पे आए। आईयूपीएसी नेमिंग या इसको नाम है जिनेवा नामकरण पद्धति। क्या नाम है? फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम। ये एक संस्था, एक समिति है जो क्या करती है? कार्बनिक यौगिकों के नया नामकरण प्रस्तुत करती है, या कार्बनिक यौगिकों का जो वैलिड नाम है वो देती है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा वैलिड कौन है? आईयूपीएसी नेमिंग। क्लियर? फिर इसका नाम जिनेवा पद्धति क्यों पढ़ा गया? क्योंकि लिए 1892 में जिनेवा में सारे के सारे जो केमिस्ट थे वो एक जगह एकत्रित हुए। उन्होंने क्या कहा कि जो व्युत्पन्न है और रूढ़ नामकरण पद्धति वो अच्छी नहीं थी, तो इस कारण इन्होंने एक नई टेक्निक का विकसित किया, एक नई टेक्निक को डेवलप किया। और इस नई टेक्निक को डेवलप कहां पे किया गया? जिनेवा में। तो इस कारण इसका एक नाम और क्या रख दिया गया? जिनेवा नामकरण पद्धति। क्लियर? फिर ये पद्धति सबसे पहले इसकी रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? 1947 में आईयूपीएसी नामकरण की सबसे पहली रूपरेखा प्रस्तुत की गई। और समय समय पर इस आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम को क्या किया गया कि रीडेवलप किया गया, वापस इस रूपरेखा को चेंज किया गया। इन नामकरण में काफी त्रुटियां थी, उनको सुधारा गया, नए एडिशन को जोड़ा गया आईयूपीएसी की इस पद्धति में। हर 5 साल 10 सालों में इनमें आईयूपीएसी नेमिंग में सिस्टम में कुछ चेंजिंग होता है, वो हमें सन या उसको हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, ऐसे ही एक्स्ट्रा तो बता दी। क्लियर? अब उसके बाद आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग किसी कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है, या ऐसे बोल सकते हैं कि आईयूपीएसी नामकरण 3 चीजों से मिलकर बना होता है, 3 घटक शब्दों से मिलकर बना होता है। तो हम लिखें किसी भी
कार्बनिक यौगिक यौगिक का आयुपेशी नामकरण तीन घटकों के तीन घटकों के द्वारा निरूपित किया जाता है। सिंपल सी बात बोलूं तो किसी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण आयुपेशी नाम के लिए हमें तीन फैक्टर्स चाहिए, तीन घटक चाहिए, और वो तीन घटक कौन कौन से हैं? पहला है रूट वर्ड जनक शब्द, उसके बाद हमें चाहिए प्रीफिक्स, और उसके बाद हमें चाहिए सफिक्स। क्लियर? तो कौन कौन से तीन घटक? पहला रूट वर्ड, फिर दूसरा हमें चाहिए सफिक्स, तीसरा हमें चाहिए प्रीफिक्स। रूट वर्ड जनक शब्द, सफिक्स क्या होगा? जो शब्द के पीछे लगे अनुलगन, और हमें चाहिए प्रीफिक्स पूर्व लगन। यानी कि किसी यौगिक के आयुपेशी नामकरण करने के लिए हमें तीन घटक की आवश्यकता होगी। तीन घटक कौन कौन से? कोई भी आयुपेशी नेमिंग हो उसमें तीन घटक होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स। किसी भी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण तीन घटकों से मिलकर बने होंगे। क्लियर? तो ये बात हुई यहां तक। अब देखते हैं, इनकी बात करते हैं। रूट वर्ड क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, इन चीज को देखेंगे। तो इतना तो नोट डाउन कर लो और आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। तो फैक्टर की बात करेंगे। अब फैक्टर आता है पहला रूट वर्ड। क्या होता है रूट वर्ड? एकदम कंप्लीट पढ़ेंगे आयुपेशी में। रूट वर्ड जनक शब्द, जनक शब्द क्या होता है? जनक शब्द कैसे, कहां से फाइंड आउट करेंगे, कैसा होगा जनक शब्द, कैसे हमें जानकारी मिलेगी जनक शब्द की? तो क्या होगा, किसी कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में, सबसे लंबी कार्बन चेन में कार्बन परमाणु की संख्या को जनक शब्द द्वारा निरूपित करते हैं। बात को समझना कि जनक शब्द क्या है, कि कार्बनिक यौगिक में जो सबसे लंबी कार्बन चेन है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? जनक शब्द से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? यानी क्या होगा कि जनक शब्द क्या है, कि कार्बन परमाणु की संख्या ही क्या है? जनक शब्द है। कार्बन परमाणु की संख्या ही क्या है? जनक शब्द है। जैसे अगर कार्बन परमाणु, कार्बन चेन, और उसका क्या होगा, उसका रूट वर्ड क्या लिखेंगे, ये देखेंगे। कार्बन चेन और उसका रूट वर्ड देखेंगे। भाई कार्बन परमाणु की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? रूट वर्ड से। अगर कार्बन परमाणु चेन एक है तो उसका रूट वर्ड क्या होगा? मेथ। अगर कार्बन परमाणु दो है तो उसका रूट वर्ड क्या होगा? एथ। अगर कार्बन परमाणु तीन है तो इसका क्या होगा? प्रोप। अगर चार है, अगर पांच है, और अगर छह है, अगर वापस कार्बन परमाणु सात है, अगर आठ है, अगर नौ है, अगर 10 है, अगर 11 है, अगर 12 है, अगर 13 है, अगर 14 है, अगर 15 है, अगर 16 है, अगर 17 है, अगर 18 है, अगर 19 है, और अगर 20 है। तो कैसे लिखेंगे? और आगे 30 तक बता दूंगा आपको कैसे लिखेंगे। तो रूट वर्ड क्या होगा? एक है कार्बन परमाणु की चेन तो उसके लिए रूट वर्ड लिखेंगे मेथ।
अगर कार्बन परमाणु सबसे लंबी चेन 2 कार्बन की है उसके लिए लिखेंगे एथ, अगर 3 की है उसके लिए लिखेंगे प्रोप, अगर 4 की है तो उसके लिए लिखेंगे ब्यूट, 5 की है उसके लिए लिखेंगे पैंट, 6 की है उसके लिए लिखेंगे हेक्स, 7 की है उसके लिए लिखेंगे हेप्ट, 8 की है उसके लिए लिखेंगे ऑक्ट, 9 की उसके लिए लिखेंगे नॉन, डेक 10 की है उसके लिए लिखेंगे डेक, और 11 की है तो उसके लिए अनडेक, 12 की है तो डोडेक, 13 की है ट्राइडेक, 14 की है टेट्राडेक, 15 की है क्या पेंटाडेक, 16 की है तो क्या लिखेंगे हेक्साडेक, 17 की है तो क्या लिखेंगे हेप्टाडेक, 18 की है क्या लिखेंगे ऑक्टाडेक, 19 के तो क्या लिखेंगे नोनाडेक, 20 के लिए क्या लिखेंगे आइकोस, और अगर कार्बन 30 हो तो इसे लिखेंगे ट्राइकोंट, क्या लिखेंगे ट्राइकोंट। वैसे ही अनआइकोस, दो आइकोस, ट्राई आइकोस, टेट्रा आइकोस, पेंटा आइकोस, हेक्सा आइकोस, हेप्टा आइकोस, ऑक्टा आइकोस, नैना आइकोस, और फिर 30 को क्या लिखेंगे ट्राइकोंट। तो ये हो गई रूट वर्ड की बात। क्या हो गई रूट वर्ड की बात। रूट वर्ड क्या करता है, रूट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है कि जो कार्बनिक यौगिकों की सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या लिखेंगे मैथ, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है उसके लिए रूट वर्ड क्या लिखेंगे एथ, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो उसके लिए लिखेंगे हम प्रो, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो उसके लिए लिखेंगे हम ब्यूट, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो उसके लिए लिखेंगे हम पैंट, अगर 6 है तो उसके लिए लिखेंगे हेक्स, अगर 7 है तो उसके लिए लिखेंगे हेप्ट, अगर 8 है उसके लिए लिखेंगे ऑक्ट, 9 है उसके लिए लिखेंगे नॉन, 10 है उसके लिए लिखेंगे डेक। अगर कार्बन परमाणु की संख्या सबसे लंबी कार्बन परमाणु की संख्या जो श्रृंखला है कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या 11 है तो उसके लिए लिखेंगे अनडेक, अगर 12 है तो डोडेक, अगर 13 है तो ट्राइडेक, अगर 14 है तो उसे टेट्राडेक, अगर 15 है तो उसे पेंटाडेक, अगर 16 है तो उसके लिए हेक्साडेक, अगर 17 है उसके लिए हेप्टाडेक, 18 है उसके लिए ऑक्टाडेक, अगर 19 है तो उसके लिए नोनाडेक, और 20 है तो उसके लिए लिखेंगे आइकोस। 21 के लिए वापस कैसे लिखेंगे, तो 21 के लिए लिखेंगे अन लगाओ और आइकोस लगाओ, तो एन आइकोस 21, 2 आइकोस 22, ट्राई आइकोस 23, टेट्रा आइकोस 24, पेंटा आइकोस 25, हेक्सा आइकोस 26, हेप्टा आइकोस 27, ऑक्टा आइकोस कितने 28, नोना आइकोस 29, और 30 को क्या बोलेंगे ट्राई। इतना खूब है आपके लिए, इतना बहुत ज्यादा है। क्लियर। तो ये थी रूट वर्ड की बात। अब रूट वर्ड के बाद आते हैं हम किसकी, सफिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, सफिक्स की बात करेंगे। तो दूसरे पे आते हैं हम सफिक्स के बारे में। 3 फैक्टर पढ़ेंगे। तो पहला हो गया हमारे पास कौन सा, रूट वर्ड हो गया। तो आईयूपीएससी नाम के लिए पहली जो चीज चाहिए वो थी हमारे रूट वर्ड। तो यानी हमने किसके बारे में पता कर लिया, रूट वर्ड के बारे में पता कर लिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है रूट वर्ड में, होनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद आते हैं हम किसके बाद, सफिक्स के बारे में। किसके बाद 2 नंबर हम पढ़ेंगे सफिक्स को। अब हम पढ़ेंगे सफिक्स को। सफिक्स क्या होता है, अनुलग्न। अनुकरण का मतलब होता है पीछा करना, और अनुलग्न का मतलब होगा जो नाम के पीछे लगेगा। क्लियर। तो ये अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न रूट वर्ड के बाद लिखा जाता है तथा अनुलग्न रूट वर्ड को रूट वर्ड से जोड़ा जाता है। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, अनुलग्न रूट वर्ड जनक शब्द वर्ड के बाद में लिखा जाता है। जो रूट वर्ड
रूट वर्ड को रूट वर्ड को किससे, नंबर ऑफ कार्बन टाइप ऑफ बॉन्ड, जो टाइप ऑफ बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप, बताऊंगा कैसे, फंक्शनल ग्रुप को मुख्य श्रृंखला से जोड़ता है। समझेंगे क्या होता है, इस बात को समझेंगे। आपको तो मोटा मोटी यही याद रखना है कि अनुलग्न रूट वर्ड के बाद में लिखा जाता है। एक ध्यान में होना चाहिए कि अनुलग्न क्या होगा, जो पीछे, अनुकरण का मतलब होता है पीछा करना, तो अनुलग्न है तो ये नाम के पीछे आएगा, किस नाम के, रूट वर्ड के बाद आएगा, तो ये अनुलग्न रूट वर्ड के बाद में लिखा जाता है। क्लियर। अब मैं बात करता हूं, जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का। कौन कौन सा, प्राइमरी सफिक्स और दूसरा कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स। प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न व द्वितीयक अनुलग्न। ये क्या करता है, जो प्राथमिक अनुलग्न है ये क्या करता है, ये क्या बताता है, ये किसके बारे में जानकारी देता है और ये किसके बारे में जानकारी देता है। प्राथमिक अनुलग्न किसी कार्बनिक यौगिक में रूट वर्ड में उपस्थित कार्बन परमाणु के मध्य उपस्थित बंधों के प्रकार को बताता है। यानी कि क्या होगा कि प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, किसी कार्बनिक यौगिक में रूट वर्ड का मतलब होगा कौन सी, जनक परमाणु, जो जनक शब्द है उसमें कार्बन परमाणु के मध्य बॉन्ड किस टाइप के होंगे। तो देखते हैं, मान लो कि प्राइमरी जो सफिक्स है, अगर कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, अगर कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड हो, और कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन परमाणु के मध्य दो क्या हो, डबल बॉन्ड हो, अगर दो ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम जो प्राइमरी सफिक्स है, टाइप ऑफ बॉन्ड, क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स टाइप ऑफ बॉन्ड को बताता है कि किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या दो डबल बॉन्ड है, या दो ट्रिपल बॉन्ड है, किस टाइप का बॉन्ड है, किसमें, रूट वर्ड में, इसके बारे में जानकारी देता है कौन सा, प्राइमरी सफिक्स जानकारी देता है। कौन देता है, प्राइमरी सफिक्स जानकारी देता है। क्लियर। तो देखते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एल, अगर डबल बॉन्ड हो तो इसे लिखेंगे ई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे प्राइमरी सफिक्स में लिखेंगे आइन, अगर दो डबल बॉन्ड हो तो हम लिखेंगे डाई इन, अगर दो ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे लिखेंगे डाई आइन, और अगर एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे लिखेंगे इन आइन। इसको ऐसे कुछ लिखेंगे, तो इसे नोट डाउन कर लो। अब बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करेगा कि कार्बनिक यौगिकों में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो सेकेंडरी सफिक्स बताते हैं कि कार्बनिक यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला के साथ क्रियात्मक समूह के
बारे में जानकारी देता है। ये याद नहीं रखने हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि कौन किसके बारे में जानकारी देगा। एक फिर हम फॉर्मेट लिखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग का, तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। यानी कि प्राइमरी सफिक्स किसके, ये किसी है कि प्राथमिक अनुलग्न किसी कार्बनिक यौगिकों में रूट वर्ड में उपस्थित कार्बन परमाणु के मध्य बंधों की संख्या या बंधों के प्रकार को बताता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, हमें कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी देता है। क्लियर? तो अब ये तो हो गया किसके बारे में, प्राइमरी सफिक्स के बारे में। अब हम सेकेंडरी सफिक्स पढ़ेंगे, और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, हमें क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी देता है। तो इसे नोट डाउन करो, मैं इसे रफ करता हूं। क्लियर? अब सेकेंडरी सफिक्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें हमें याद रखना, लर्न करना, यहाँ का यही याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स द्वितीयक अनुलग्न हमें क्या बताएगा, कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी देता है। तो ये क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है, हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी देता है। अब कैसे, अगर अब सेकेंडरी सफिक्स को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर, उसके क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, उसका आईयूपीएसी में प्रीफिक्स, उसका आईयूपीएसी में प्रीफिक्स क्या होगा, और उसका आईयूपीएसी में सफिक्स क्या होगा। प्रीफिक्स क्यों लिखा है उसको भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ेंगे। और ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये जो ऑर्डर लिख रहा हूं, ये मैं ऑर्डर लिख रहा हूं एकदम वरीयता के क्रम से ही लिखूंगा। तो इसको जैसा लिख रहा हूं ना वैसे ही याद करना पड़ेगा। इसको आगे बताऊंगा कि ऐसा लिखने का मेरा मकसद क्या था। इसको ऑर्डर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि C डबल बॉन्ड O और एक OH। इस क्रियात्मक समूह की संरचना कुछ ऐसी होती है, क्रियात्मक समूह की संरचना। इसका आईयूपीएसी में जो सफिक्स यूज कर लगाते हैं, जो अनुलग्न लिखते हैं, जो नाम के पीछे लगेंगे, वो अनुलग्न क्या लगाएंगे, इसका अनुलग्न लगाएंगे ओइक अम्ल। क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। क्लियर? इसका आईयूपीएसी में प्रीफिक्स यानी जो नाम से पहले लिखे जाते हैं, जो किसको, प्रतिस्थापियों को निरूपित करेगा। इसके बाद हम जो प्रीफिक्स पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा कि क्यों लिखा है प्रीफिक्स। इसको हम लिखेंगे कार्बोक्सी, इसका प्रीफिक्स हम क्या लेंगे, कार्बोक्सी। फिर दूसरे नंबर पे आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, पहले नंबर है फंक्शनल ग्रुप। इसकी वरीयता फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा इसकी वरीयता होती है। उसके बाद है सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड। इसकी संरचना होगी SO3H। इसका आईयूपीएसी में सफिक्स क्या होगा, वही होगा सल्फोनिक अम्ल। सफिक्स क्या होगा, सल्फोनिक अम्ल। पर प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, सल्फो, क्या लिखेंगे, सल्फो। क्लियर? क्या लिखेंगे, सल्फो लिखेंगे। अब तीसरा याद रखना, तीसरे वरीयता पे कौन है, तीसरे पे हमारा एस्टर। कौन है हमारा, एस्टर। सॉरी, तीसरे पे एनहाइड्राइड, चौथे पे एस्टर।
सॉरी, तीसरे पे हमारा एनहाइड्राइड। तीसरे पे हमारा कौन है? एनहाइड्राइड। इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, इसका सूत्र होता है कुछ ऐसा। एनहाइड्राइड कैसे बनता है? जब दो ओइक एसिड से जब दो ओइक एसिड से एक मोल जल निकल जाए तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है एनहाइड्राइड। हमारे पास क्या बनता है? एनहाइड्राइड। कैसे? दो ओइक एसिड क्या हो गए? ये COH और ये COH, ये दो ओइक एसिड है और एक मोल जल निकल जाए तो ये निकला। तो बचा क्या हमारे पास? बचा ये वाला ही तो बचा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। क्लियर? इसे क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या होगा? इसका जो IUPAC जो सफिक्स होगा, जो IUPAC सफिक्स होगा वो क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे? ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे? ओइक एनहाइड्राइड। इसका क्या लिखेंगे? एसिटोक्सो। एसिटोक्सो। क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। फिर 4 नंबर लिखेंगे, सॉरी जो 4 नंबर पहले बोला ना एस्टर, वो एस्टर यहां आएगा। क्या आएगा? एस्टर। और एस्टर को क्या लिखेंगे? एस्टर का सूत्र होगा कुछ ऐसा। इसको क्या लिखेंगे? इससे लिखेंगे O8। क्या लिखेंगे? O8। और इसे इसको लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसको क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी। ये वाला सिस्टम एल्कोक्सी और ये कार्बोनिल, तो इसे लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसे क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्लियर? 4 तक नोट करो। फिर हम पढ़ेंगे पांचवा। लिख रहा हूं पांचवा वहां पे। पांचवा लिखेंगे हम एसिल हैलाइड। पांचवा हम लिखेंगे एसिल हैलाइड। तो पांचवा लिख रहा हूं एसिल हैलाइड को। पांचवा एसिल हैलाइड। इसका कुछ ऐसा होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। एक्स में क्या हो सकता है? एक्स में हो सकता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। क्लियर? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आइडो। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ऑयल हैलाइड। इसको क्या लिखेंगे? ऑयल हैलाइड। इसका प्रीफिक्स क्या होगा? इसका होगा हेलो कार्बोनिल। हेलो, हेलो में क्या हो सकता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। हेलो की जगह क्या लिख सकते हैं? अगर हेलो में फ्लोरो है यहाँ पे एक्स की जगह, तो फ्लोरो कार्बोनिल, ब्रोमो कार्बोनिल, और इसे क्या लिखेंगे? ऑयल हैलाइड। क्लियर? फिर उसके बाद आएगा हमारे पास हमारा एमाइड। कौन आएगा? हमारा एमाइड। ये आएगा हमारा एमाइड। इसको एमाइड का ये लिखेंगे, एमाइड का ये लिखेंगे। और इसे लिखे क्या लिखे? एमिडो, एमाइडो। इसको नाम भी क्या होगा? एमाइड। इसका नाम भी क्या होगा? एमाइड। फिर एमाइड के बाद आएगा हमारे पास कौन सा? हमारा आइसोसाइनाइड। हमारे पास कौन सा आएगा? आइसोसाइनाइड, ये वाला आइसोसाइनाइड। इसे क्या लिखेंगे? आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। और इसको क्या लिखेंगे? आइसोनाइट्राइल। यानी कि सफिक्स के रूप में लिखेंगे आइसोनाइट्राइल, प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे आइसोसाइनो। इसका फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर ये होती है। उसके बाद आएगा साइनाइड। C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे लिखेंगे साइनो,
इसको क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। क्लियर? उसके बाद आएगा हमारा, उसके बाद लिख लो, आगे देख रहे हैं। उसके बाद आएगा हमारा एल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन। उसके बाद एल्कोहल। उसके बाद थायो एल्कोहल। उसके बाद आया हमारा एमिनो। क्लियर? अब देखो एल्डिहाइड को, देखो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होगा? COOH। इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे फॉर्मिल या ऑक्सो। फॉर्मिल या ऑक्सो, फॉर्मिल ज्यादा याद रखना, ऑक्सो बताऊंगा कैसे ऑक्सो यूज करेंगे। इसके लिए लिखेंगे एल। क्या लिखेंगे? सफिक्स क्या लिखेंगे? एल। उसके बाद कीटोन, कीटोन का कुछ ऐसा होगा, दोनों साइड क्या होगा? आर आर होगा। ये होगा क्या? कीटोन। कीटोन के लिए लिखेंगे ऑक्सो। इसके लिए लिखेंगे ऑन। क्लियर? उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल के लिए OH। अल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे? OH। इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। और इसको क्या लिखेंगे? ऑन। क्या लिखेंगे? ऑल। एल्कोहल, है ना? फिर थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल का SH, इसे क्या लिखेंगे? मर्केप्टो। मर्केप्टो, इसे लिखेंगे थायोल। इसे क्या लिखेंगे? थायोल। फिर लिखेंगे हम एमीन। किसको लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे एमीन को। फिर लिखेंगे हम एमीन। एमीन को कैसे? NH2 से प्रदर्शित करते हैं, NH से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और N इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे एमिनो। और ऐसे क्या लिखेंगे? एमीन। क्लियर? इसको क्या लिखेंगे? एमीन। फिर हमारे पास आता है कौन? फिर वरीयता के क्रम में हमारे पास आता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। इसके लिए इसका कोई ये नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा। अब इसको इन, आइन और एन में कोई नहीं होगा, इसको लिखेंगे इन, आइन और एन। ये हुआ हमारे पास वरीयता क्रम के अनुसार हमारे पास क्रियात्मक समूह की सूची। क्लियर? इसको लिखोगे क्या? यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है इसको क्या लिखोगे? एल्किल समूह, एल्किन समूह, एल्काइन समूह और एल्केन समूह। क्लियर? ये वाली बात हुई। ये हमारे पास हो गए क्रियात्मक समूह के बारे में बात। यानी वरीयता किसकी होगी? डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी वरीयता ट्रिपल बॉन्ड से, और सबसे कम वरीयता होगी सिंगल बॉन्ड की। ये याद रखना। बस वरीयता का ऑर्डर है, यहां तक तो मेन था, ये वाला आपको पता था, तो इसलिए इसको यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं लिखा। फिर भी लिख लो आप, फिर भी लिख लो, लिखना ऐसे ही है कि एल्काइल, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। फॉर्म सूत्र ये फंक्शनल ग्रुप का, ये और ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसको क्या लिखोगे? इसमें इसका प्रीफिक्स तो कुछ नहीं लिखोगे, और सफिक्स क्या लिखोगे? इन, आइन और एन। ये हो गए हमारे पास क्रियात्मक समूह की वरीयता क्रम की सूची। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आते हैं हम किस पे? सफिक्स के बाद आते हैं हम प्रीफिक्स पे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में। आओ प्रीफिक्स पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा इतना कुछ है नहीं इसमें।
फिर भी देख लेते हैं कौन कौन सबसे पहले वरीयता के क्रम का देख लेते हैं। आप एक बार साथ वो देखो क्या क्या लिखा है वरीयता क्रम में। सबसे पहले कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, क्रियात्मक समूह। फिर कौन आएगा, फिर हमारा आएगा सल्फोनिक अम्ल समूह। फिर कौन आएगा, फिर हमारे पास आएगा एनहाइड्राइड। फिर कौन आएगा, फिर हमारे पास आएगा एस्टर। एस्टर के बाद आएगा हमारे पास एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड के बाद आएगा हमारे पास एमाइड। एमाइड के बाद हमारे पास आएगा कौन सा, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद आएगा साइनाइड। साइनाइड के बाद हमारे पास आएगा कौन सा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद हमारे पास आएगा कीटोन। कीटोन के बाद आएगा हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल के बाद आएगा थायोएल्कोहल। थायोएल्कोहल के बाद आएगा हमारे पास एमीन। एमीन के बाद आएगा हमारे पास ईन, उसके बाद आइन, उसके बाद एन। ये था सिस्टम हमारे क्रियात्मक समूह का। एल्कीन समूह, एल्कीन समूह, एल्काइन समूह और एल्केन समूह, ये वाली बात थी हमारे पास। सफिक्स की सेकेंडरी सफिक्स को हमने पढ़ लिया। अब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किसके बारे में जानकारी देता है, तो आते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा, जो रूट वर्ड से पहले लिखे जाते हैं। कौन से प्रीफिक्स की बारे में बात करेंगे, तो तीसरा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा, यह रूट वर्ड, जनक शब्द वर्ड से पहले लिखे जाते हैं तथा यह प्रतिस्थापियों को निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। अब आओ कौन कौन से प्रतिस्थापी हो सकते हैं, किन किन को हम प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, रूल देख लो कौन कौन से प्रीफिक्स होंगे। तो पहले कौन से होंगे कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो, एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तो क्या होगा, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो मुख्य क्रियात्मक समूह, एक क्रियात्मक समूह जो कौन सा होगा, प्रमुख कौन सा होगा, जो वरीयता क्रम के अनुसार होगा। एक क्रियात्मक समूह अनुलग्न के रूप में लिखा जाएगा। बाकी सारे क्रियात्मक बाकी सारे क्रियात्मक समूह पूर्व लगन, सही है, पूर्व लगन के रूप में लिखा जाएगा। कैसे, जैसे मानो एक एग्जांपल देता हूं आपको, CH3 CH2COOH, यह कोई कंपाउंड है और इसमें एक साइड OH जुड़ा है और एक साइड क्या जुड़ा है, एक साइड NH2 जुड़ा है। तो देखो इस जो कार्बन की जो श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला ये है और इसमें 3 क्रियात्मक समूह है। एक तो ओइक अम्ल, एक कौन सा एमीन है और एक एल्कोहल। 3 क्रियात्मक समूह है। तो इन तीनों में से किसको हम किसके रूप में लिखेंगे, अनुलग्न के रूप में लिखेंगे। अनुलग्न के रूप में लिखेंगे। जो प्रमुख है, कौन सा प्रमुख होगा, जिसकी वरीयता क्रम सबसे कम है, जो वरीयता के आधार पर सबसे पहले, जो वरीयता के आधार पर सबसे पहले कौन है, जो सबसे ऊपर लिखा है, कौन लिखा है, ओइक अम्ल को हमने वरीयता में सबसे पहला स्थान दिया था। तो ये क्या होगा, ये हो गया, इसका क्या लिखेंगे, ये हो गया प्रमुख।
क्रियात्मक समूह हो गया, इसका हम लिखेंगे अनुलग्न। और बाकियों का सबका हम क्या लिखेंगे? पूर्व लगन। जैसे OH का पूर्व लगन मैंने बता दिया IUPAC में, हाइड्रोक्सी एमिडो, ये बताया। तो ये क्या होगा? ये इसका पूर्व लगन होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब दूसरी बात लिखेंगे, इसका दूसरा पॉइंट, मुख्य कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त पार्श्व कार्बन श्रृंखलाएं, जो एक मेन चेन सिलेक्शन करेंगे कार्बनिक यौगिकों में, मुख्य कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त पार्श्व कार्बन श्रृंखलाएं किसमें? प्रतिस्थापियों के रूप में लिखी जाएगी। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त, मुख्य कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त पार्श्व कार्बन श्रृंखला जो साइड में प्रतिस्थापी के रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में का मतलब क्या होगा? प्रीफिक्स के रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में लिखी जाएगी, रूप में लिखते हैं। फिर जैसे ये मान लो कि ये कार्बन श्रृंखला है, अब इस पर ये पार्श्व कार्बन श्रृंखला जोड़िए, तो ये वाली श्रृंखला मुख्य हो गई, तो ये पार्श्व हो गई, तो ये वाला कौन सा हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कौन हो गया? सब्स्टिट्यूएंट, यानी प्रतिस्थापी हो गया। और ये तो रूट वर्ड में आ गए, जनक कार्बन श्रृंखला, ये रूट वर्ड की हो गई। क्लियर? अब हम कुछ प्रतिस्थापियों के नाम देख लेते हैं, सिंपल से नाम है, कुछ प्रतिस्थापियों को नाम देख लेते हैं। तो नाम कौन कौन से? तो कुछ प्रतिस्थापियों के नाम, 3 ही पॉइंट लगाऊंगा। अब आते हैं कुछ प्रतिस्थापियों के नाम। कुछ प्रतिस्थापियों के नाम जैसे प्रतिस्थापी, उसका पूर्व लगन क्या लिखेंगे? जैसे फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इसका देखो, इसको क्या लिखेंगे? फ्लोरो, इसका क्लोरो, ना कि क्लोरीन, क्लोरो, इसका ब्रोमो, इसका आयोडो, इसका एमीन, इसका NO2 है तो इसका क्या लिखेंगे? नाइट्रो, इसका नाइट्रोसो, इसका मेथोक्सी, इसका एथोक्सी, ऐसे नाम लिखेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा क्या, हमने रूट वर्ड की बात की, सफिक्स की बात की और प्रीफिक्स की बात की। अब IUPAC ने कहा कि अब ये 3 चीज तो हो गई, अब नाम लिखेंगे कैसे? नाम लिखेंगे कैसे? तो IUPAC ने, जो समिति थी IUPAC की, उसने कहा एक फॉर्मेट दिया। तो IUPAC नेमिंग फॉर्मेट पढ़ेंगे आज के लिए, और कल हम IUPAC के नियम पढ़ेंगे, उसके प्रैक्टिस करेंगे। आज हम केवल फॉर्मेट पढ़ेंगे, IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। तो IUPAC नेमिंग फॉर्मेट देखें। क्लियर? उस नेमिंग फॉर्मेट से हमें बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अब देखेंगे IUPAC नेमिंग फॉर्मेट। कैसे लिखते हैं? नामकरण में हमें 3 चीज चाहिए, रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स। क्लियर? तो अब देखेंगे कैसे लिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें लिखना है रूट वर्ड। IUPAC में सबसे पहले क्या होता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड के आगे लिखा जाएगा कौन सा? आगे लिखा जाएगा पूर्व लगन। पूर्व लगन को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। एक बार आपको फॉर्मेट लिख के दे देता हूं। प्रीफिक्स के बाद आएगा इनफिक्स, फिर आएगा रूट वर्ड, रूट वर्ड के आगे बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स।
ये होता है आईयूपीएसी नेमिंग का फॉर्मेट होता है, पैटर्न होता है, ऐसे लिखा जाता है। प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स में हम लिखेंगे प्रतिस्थापियों को, प्रतिस्थापियों को, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे। इनफिक्स में हम क्या लिखेंगे? इनफिक्स में हम लिखेंगे किसको? इनफिक्स में हम लिखेंगे अगर वो रिंग वाला कंपाउंड है साइक्लो, अगर आगे बाई साइक्लो, ये आगे पढ़ाऊंगा, साइक्लो कंपाउंड अलग होंगे, बाई साइक्लो नेमिंग बताऊंगा, और हो सकता है वो स्पाइरो, हो सकता है वो स्पाइरो कंपाउंड हो। तो इनफिक्स में हम लिख सकते हैं साइक्लो, बाई साइक्लो या स्पाइरो। क्लियर? रूट वर्ड में क्या लिखेंगे? मेन कार्बन चेन, है ना, मुख्य कार्बन श्रृंखला में, कार्बन परमाणु, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या। 1 2 3 संख्या नहीं लिखेंगे। मेथ, हेथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, वो क्या एक टाइप की संख्या ही है कि कार्बन परमाणु 10 है, 9 है, तो उसमें क्या लिखेंगे? मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या। जैसे एथ, मेथ। प्राइमरी सफिक्स में लिखेंगे एन, इन और आइन। सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ये होगा इसका पैटर्न। अब एक चीज आपको नोट लिख के लिखनी है, याद आ गई, अभी भूल जाता, नोट लिख के लिखनी है। जब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें, अगर हम प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को आपस में जोड़ते हैं, अगर प्राइमरी सफिक्स के अंत में ई है और सेकेंडरी सफिक्स के अंत में ए, आई, ई, ओ, यू वोवल से कोई भी स्वर है, तो उसमें ई को हटा के डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे। लिखना क्या है कि प्राइमरी, प्राथमिक अनुलग्न का अंतिम शब्द ई हो तो इसे द्वितीयक अनुलग्न से प्रतिस्थापित कर देते हैं। यदि द्वितीयक अनुलग्न में ए, आई, ई, ओ, यू उपस्थित हो तो अन्यथा नहीं। कैसे समझना? अगर प्राथमिक अनुलग्न का अंतिम शब्द ई हो, जैसे ई कैसे हो सकता है? इन में है, आइन में है और एन में ई तो है, और द्वितीयक जो अनुलग्न है उसमें भी क्या हो? ए, आई, ई, ओ, यू कोई भी पहला शब्द हो, तो उसको ई को इस शब्दों से प्रतिस्थापित कर दे, ई को डायरेक्ट वहां से हटा देंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं, एक नॉर्मल सा आपको आता होगा थोड़ा बहुत आईयूपीएसी, ये CH3, CH2, CH3, ये OH। इसका नाम क्या हो गया? मेथ, हेथ, प्रोब, ब्यूट। क्या हो गया? ब्यूट। इसको यहां पे लिख दो, चाहे आप ऐसे कर दो, CH2, OH। ये क्या हो गया? मेथ, हेथ, प्रोब, ब्यूट। ये क्या हो गया? ओल हो गया। तो इसका क्या नाम लिखें? ब्यूटेन। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कोई क्रियात्मक प्रतिस्थापी तो है नहीं, इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है। प्रतिस्थापी 3 बार लिखा है तो तीनों में से 3 फैक्टर लिखा है तो चेक कर लो, कोई नहीं है। मुख्य कार्बन श्रृंखला ये है, इसके ना तो पार्श्व में कार्बन श्रृंखला है, ना इस प्रतिस्थापी के अलावा कोई पार्श्व, इस प्रतिस्थापी के अलावा कोई अन्य प्रतिस्थापी है, ना यहाँ साइड में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ जुड़ा है, तो कोई प्रतिस्थापी नहीं है। तो कार्बन चेन तो यही होगी, हो गई। अब देखो कार्बन चेन कितने की रूट, अब लिखेंगे कौन सा? सबसे पहले हम देखेंगे रूट वर्ड। तो रूट वर्ड कितने का है? कार्बन कितना? 1 2 3 4। तो क्या हो गया? प्रोप।
अब फिर देखेंगे हम इसका प्राइमरी सफिक्स, सारे के सारे कार्बनों के मध्य बॉन्ड कौन सा है, तो हम टाइप ऑफ बॉन्ड देखेंगे, तो सबके मध्य बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे एन, तो प्रोपेन जोड़ दिया। अब फिर हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, तो प्रोपेन और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे, ओल लिखेंगे, प्रोपेन ओल, किस पे ओल, वन पे, तो प्रोपेन वन ओल लिखेंगे, क्लियर, वन ओल। तो अब क्या है, ये देखो ये O है दूसरे में, द्वितीयक अनुलग्न में O है और प्राथमिक में ये क्या E है, तो E को हटा के हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्रोपेनोल, प्रोपेनोल, क्लियर, प्रोपेनोल। अगर यहाँ पे मान लो कि कुछ ऐसा होता कि CH3 CH CH CH3 और यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH आता, तो दो ओल हो गए, तो इसे हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोप एन, और ओल कितने, डाई ओल, तो यहाँ पे ई नहीं हटता, यहाँ पे ई नहीं हटता, यहाँ पे डाई ओल किस पे, 2,3 पे, तो 2,3 डाई ओल लिखेंगे, 2,3 डाई ओल लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो डाई आ गए, डी आ गया है ना, तो ये डी किस में, इनमें नहीं है, तो यहाँ पे ये ई नहीं हटेगा। अगर ये डायरेक्ट ओ आता तो यहाँ से इसे ई हटा के, वैसे भी आप तो हिंदी में लिखते हो तो आपके लिए ये दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आप डायरेक्ट लिखते हो तो हिंदी वालों के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इंग्लिश में लिखो तो ये ध्यान रखना कि अगर द्वितीयक अनुलग्न में कोई भी वोवल्स आए, कोई भी स्वर आए, तो प्राथमिक अनुलग्न के ई को हटा देते हैं, वहां पे डायरेक्ट क्या लिखते हैं, द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वाली कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं, क्लियर बात। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे IUPAC के नियम और उनके बारे में हम उनका कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो धन्यवाद, और पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। जय हिंद।